हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखेंगे साउंड के बारे में। साउंड क्या होता है? क्या कभी आपने सोचा है कि हम चीज़ों को सुन कैसे पाते हैं, क्यों पाते हैं? तो उसी चीज़ की हम बात करेंगे पूरे चैप्टर में कि हम चीज़ों को सुन क्यों पाते हैं और कोई भी आवाज़ जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है, उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साउंड की अगर कोई एक डेफिनेशन देनी हो तो बहुत इजी सी डेफिनेशन क्या होगी। तो जो भी आपको आवाज़ सुनाई देती है ना, वो एक तरीके से एनर्जी होती है। आप बोलोगे एनर्जी कैसे होती है? देखो, अगर आपने किसी से कुछ बोला, आपने बोला हेलो, तो दूसरे आपके साथ वाले आपके फ्रेंड को जो हेलो की जो साउंड है वो सुनाई देगी, बिकॉज जो हवा के अंदर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट होंगे। ठीक है, तभी जाके क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वाइब्रेशन एक तरीके से क्या होती है, एनर्जी होती है। तो ऐसी एनर्जी जो चीज़ों को क्या करे, हमें सुनने के लिए बनी हुई हो, जो हमें चीज़ों को सुनाए। कोई भी चीज़ तभी सुनी जा सकती है जब वो वाइब्रेट क्रिएट करे। बिना वाइब्रेशन के देयर इज़ नो साउंड। अगर कोई चीज़ साउंड क्रिएट कर रही है तो इसका मतलब है कि पक्का उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है बिकॉज इसको मशीन ने रिकॉर्ड किया है, या फिर आपके जो आपने ईयरफोन लगा रखा है या फिर फ़ोन से सुन रहे हो, तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है जो कि आपके कान तक जा रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो कान चीज़ों को कैसे सुन पाता है? चलो, वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह चली गई, लेकिन कान कैसे सुन पाता है उसको हम इस चैप्टर के एंड पे देखने वाले हैं। सो हम देखेंगे यहाँ पे कि बेसिकली अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ, लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, तो साउंड एक तरीके से एनर्जी है जो हमारे चीज़ों को सुनने के काबिल बनाती है। क्लियर हुई इतनी बात? ओके। जैसे आप किसी को आवाज़ देते हो तो आपके गले में एक वोकल कॉर्ड होती है, वो क्या करती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। वो वाइब्रेशन आपके मुंह के अंदर से निकल के और बाहर हवा के पार्टिकल्स को वाइब्रेशन क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। इस तरीके से वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होती हुई जो आपके सामने आपका फ्रेंड है या जिसको आपने आवाज़ दी है उसके कानों तक जाती है, फिर वो आपकी आवाज़ को सेंस कर पाता है। क्लियर? तो जो साउंड होता है वो एक तरीके से क्या हो गया, एक एनर्जी हो गया, स्टोर्ड एनर्जी हो गया, जो हमें किसी भी चीज़ को सुनने के लायक बनाता है। ठीक है, अब जो साउंड जो होती है ना, वो किस वेव में, किस तरीके से, किस वे में फ्लो करती है। तो जो साउंड होती है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। मतलब एक वेव की फॉर्म में साउंड ट्रैवल करेगी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? ओके। अब किस तरीके से वेव बनती हैं, अगर वेव्स की बात करूँ मैं, यहाँ पे वेव की बात आई है। जितनी भी साउंड होती हैं वो किस वे में ट्रैवल करती है, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब वेव्स जो होती हैं वो कितने तरीके की होती है, तो हम डिटेल में वेव्स को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे वेव्स के बारे में। उससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे क्या होता है, मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलती है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं वेव्स की। जो साउंड होती है वो वेव की फॉर्म में मूव करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेव कितने तरीके की होती है। वेव दो तरीके की होती है, एक आपकी मैकेनिकल वेव होती है और एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मैकेनिकल वेव, फिर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ठीक है, देखो मैकेनिकल वेव जो होती है ना, दुनिया में वेव सिर्फ दो ही तरीके की हैं। एक तो वेव होती है, पहली बात तो यही, अगर मैं आपसे पूछी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वेव, देखो वेव का मतलब होता है कि कोई एक कंटिन्यूस मूवमेंट जो किसी पार्टिकल या किसी एक पर्टिकुलर वे में हो रहा हो, उसको हम वेव बोलेंगे। तो पहला जो तरीका होता है वेव का वो होता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव जिसको मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। मतलब बिना मीडियम के वो मूव नहीं कर सकता। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या खास बात होती है कि डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ऐसी वेव जिनको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर हो गई बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो कितने तरीके की होती है। मैकेनिकल वेव्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। अब इन दोनों का क्या मतलब है? देखिए, जो मैकेनिकल वेव है उसको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी ही होगी, लेकिन इनके भी दो तरीके होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल
जिसके अंदर भी आपको मीडियम की ज़रूरत होगी और ट्रांसवर्स, इनको डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ये ऐसी वेव होती है जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, नो मीडियम की नीड, ठीक है। कौन कौन सी वेव, जैसे आप लाइट देखते हो, लाइट भी एक तरीके से क्या है, वेव की फॉर्म में चलती है। माइक्रोवेव्स देखते हो, इंफ्रारेड, एक्सरे, नाम सुना होगा, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, रेडियो, जैसे आपका फ़ोन आता है वो भी एक वेव की फॉर्म में ही आता है। किस फॉर्म में? रेडियो वेव्स की फॉर्म में। तो वो वहाँ पे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो आपका वैक्यूम के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इजीली मूव कर पाती हैं। तो जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ऐसी वेव्स हैं जो कि एकदम वैक्यूम होगा, जहाँ कोई मीडियम होगा ही नहीं, वहाँ भी चल पाएंगी। लेकिन जितनी भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? एक मीडियम की ज़रूरत होगी 100%। अब जो मीडियम होता है वो कैसा होता है? वो हवा हो सकता है, वो पानी हो सकता है, वो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकता है। क्लियर? अब मैकेनिकल वेव्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनको हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या है? देखो, ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है एक ऐसी वेव, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, कोई भी एक पार्टिकल मूव कर रहा है, वो क्या हो, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी वेव हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पानी में एक पत्थर को डाला, तो जो वेव होती है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? वेव जा रही है आपकी इस डायरेक्शन में। लेकिन पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? इस डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री पे आपका क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। वेव की डायरेक्शन इस तरफ है और जो पार्टिकल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ और इस तरफ है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ओके, दूसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको भी चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन किस तरीके से होगी? देखो, यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव को अगर और क्लियरली देखना चाहो तो इस तरीके से, मोशन ऑफ वेव किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। मोशन वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? पार्टिकल्स परपेंडिकुलर जा रहे हैं, 90 डिग्री पे जा रहे हैं। पार्टिकल्स आर 90 डिग्री, ये याद रखना है। पार्टिकल्स जो है वो 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? और अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल की बात करूं तो पार्टिकल्स का मूवमेंट और वेव का मूवमेंट, वेव इस तरफ जा रही है और पार्टिकल्स भी इसी तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेलल मूवमेंट। मतलब पार्टिकल्स का और आपके वेव का मोशन एक ही डायरेक्शन में हो, उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब समझ आया और ट्रांसवर्स का मतलब समझ आया। तो इन दोनों में डिफरेंस और इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसवर्स वेव एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैम। तो इस तरीके से याद रखना। देखो, दोनों को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। क्लियर होगी बात? ओके। लेकिन जो पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब वेव इस तरफ जा रही है, इसमें भी इस तरफ जा रही है, और पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरफ मूव करते हुए जाएंगे, मतलब अप एंड डाउन इस तरीके से मूव करेंगे, मतलब 90 डिग्री पे मूव करते हुए जाएंगे। तो ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। लेकिन जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और वेव भी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल्स और वेव की डायरेक्शन क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो ऐसी वेव को हम बोलेंगे क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा, क्या? नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि साउंड इन दोनों में से, इसमें से मतलब ट्रांसवर्स में से और लॉन्गिट्यूडनल में से कौन सी हो सकती है? जो साउंड हमारी जो चलती है मीडियम के अंदर ही चलती है, और आपको पता है ये दोनों ही मैकेनिकल है, तो साउंड इन दोनों में से कोई एक वेव है। आपको मुझे बताना है, नीचे पॉज द वीडियो राइट नाउ और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। नहीं लिखा मुझे पता है, प्लीज़ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पॉज द वीडियो राइट नाउ और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो साउंड वेव जो होगी वो कौन सी वेव होगी इन दोनों में से। आपको अंदाज़ा लगा के नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आपने लिख दिया होगा। चलो, आपने जो भी लिखा वो आपका आंसर है। मैं समझाता हूँ कौन सा होगा। अगर आपने लिखा है लॉन्गिट्यूडनल वेव तो आप बिल्कुल ठीक हो। क्यों? देखो, हम यहाँ से एक स्पीकर से मैं किसी को आवाज़ देता हूँ, तो स्पीकर के पास में रखा हुआ पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वो वाइब्रेशन फिर सेकंड पार्टिकल पे शिफ्ट होता है, फिर इस तरीके से वो शिफ्ट होता जाता है, फिर वो वेव की फॉर्म में मूव करता है। तो जो साउंड जो होती है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है।
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है कि वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन पैरेलल होती है। ट्रांसवर्स वेव कहाँ देखने को मिलती है? आप कभी पानी में पत्थर फेंक के देखना तो आपको जो पानी के पार्टिकल्स है वो ऐसे उछलते हुए दिखाई देंगे। मूवमेंट ऑफ वेव विल बी इन दिस डायरेक्शन, और जो पार्टिकल्स होंगे वो 90 डिग्री पे होंगे, इस तरीके से 90 डिग्री पे होंगे। याद रखना है दोनों में डिफरेंस, पैरेलल और परपेंडिकुलर, दैट्स इट। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हम कि किस तरीके से, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी साउंड वेव है वो कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये तो हमने देख लिया, क्लियर हो गई इतनी बात कि लॉन्गिट्यूडनल है। अब इस लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। बस यही कन्फ्यूजन होती है कि ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये वाली कौन सी वाली को करेंगे? हम लॉन्गिट्यूडनल को करेंगे, ना कि ट्रांसवर्स को। हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कैसे करेंगे? लुक एट द स्क्रीन, देखो ध्यान से, बस यहाँ कंफ्यूज मत होना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में, इसको मत देखो अभी, नीचे वाले पार्ट को बिल्कुल भी नहीं देखना, डोंट लुक एट दिस। यहाँ पे एक स्पीकर है, स्पीकर से आपने एक साउंड प्रोड्यूस की। जैसे ही साउंड प्रोड्यूस की, यहाँ से साउंड ने बोला हेलो, तो साउंड जैसे ही स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस होगी तो स्पीकर के आगे बहुत सारे क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। किस तरीके की वाइब्रेशन होगी कि जो बिल्कुल पास वाला पार्टिकल होगा वो हिट करेगा अगले वाले पार्टिकल को, फिर वो हिट करेगा नेक्स्ट वाले पार्टिकल को, वो हिट करेगा। इस तरीके से क्या होगा? एक मूवमेंट होगा। हिट करके वो अपनी जगह आराम से, जैसे पहले कंडीशन में था, प्रीवियस कंडीशन की तरह ही वो, देखो इसको हिट किया, इसको एनर्जी ट्रांसफ़र की, फिर दोबारा से इसने इसको एनर्जी ट्रांसफ़र की, फिर इसने इसको, इस तरीके से एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ पे। तो और एनर्जी ट्रांसफ़र करके वो अपने प्रीवियस कंडीशन में, जो पहले कंडीशन में था उसी कंडीशन में पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पे देखने वाले हैं हम एक चीज़, क्या कि इस कंडीशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इस कंडीशन को हम स्पीकर से वाइब्रेशन क्रिएट होने की कंडीशन को वी विल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। कैसे करेंगे? यहाँ पे मैंने दो एक्सिस बनाए हैं। एक एक्सिस है जो कि है आपका वाई एक्सिस, और एक एक्सिस है जिसका नाम है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने माना है डिस्टेंस को, और वाई एक्सिस पे मैंने माना है डेंसिटी बोल दो पार्टिकल्स के बीच की, या फिर प्रेशर बोल दो पार्टिकल्स के बीच का। तो जब वाइब्रेशन यहाँ से स्पीकर ने कुछ बोला तो जो पार्टिकल्स है उनके बीच में प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, फिर प्रेशर डिक्रीज हो गया, फिर प्रेशर मतलब दूर, देखो एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे पार्टिकल बहुत दूर दूर भी हो जा रहे हैं, देखो दूर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल बिल्कुल दूर हो जाते हैं, फिर वापस इनिशियल कंडीशन में आ जाते हैं। फिर आगे डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो नेक्स्ट वाला जो पार्टिकल है वो क्या होता है? उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, फिर उसकी डेंसिटी नॉर्मल कंडीशन से नीचे जाती है, फिर वापस इंक्रीज होती है। इस तरीके से हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था आपका? देखो ध्यान से दोबारा, यहाँ पे आपका एक स्पीकर था, यहाँ से स्पीकर ने क्या वाइब्रेशन प्रोड्यूस की, तो स्पीकर के बिल्कुल पास वाले पार्टिकल में क्या होगा? पास वाले पार्टिकल्स में डेंसिटी इंक्रीज होगी, फिर वो जो वाइब्रेशन है वो शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ? आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो प्रीवियस कंडीशन का जो पार्टिकल था उसकी जो डेंसिटी है वो नॉर्मल होके दूर भी होंगे एक बार, फिर दोबारा नॉर्मल, फिर आगे वाले पार्टिकल्स की डेंसिटी इंक्रीज होगी, देन वो दोबारा से सेम कंडीशन में आ जाएंगे, फिर इंक्रीज होगी, फिर सेम कंडीशन में आ जाएंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, इसका मतलब है इस तरीके से साउंड मूव करेगी। क्लियर होगी बात? इतनी बात आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये आपका कौन सा है? ये आपका कौन सा वेव है? पिछले वाले में मैंने बताया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसको हमने, ये इसको आप ट्रांसवर्स से कंफ्यूज मत करना, ये ग्राफ है। किस चीज़ को शो करने का? लॉन्गिट्यूडनल वेव को शो करने का ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स पे मैंने डिस्टेंस को दिखाया है और वाई पे मैंने डेंसिटी या प्रेशर को दिखाया है। अब ध्यान से सुनना एक इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे ही हम यहाँ ग्राफ को बनाते हैं तो एक हम्प आपको दिखाई देता है और एक डिप्रेशन आपको दिखाई देता है। तो जो हम्प होता है, जो ये ऊंचाई होती है, इसको बोलते हैं, इस टॉप लेवल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो जितना हाई जाता है उसको क्रस्ट बोलते हैं। क्लियर? और नीचे जितना जाता है आपका जो ग्राफ होता है उसको हम रफ बोलते हैं, ट्रफ भी बोलते हैं, रफ भी बोलते हैं। क्लियर? तो क्रस्ट और ट्रफ दोनों में डिफरेंस याद रखना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब हम एक चीज़ देखेंगे, ये तो ग्राफ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, समझ में आ गया।
अब हम यहाँ पे, अब आप इसको देख के कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या है, अभी बताऊंगा क्या है ये। तो ग्राफ तक समझ आया या नहीं? ग्राफ कैसे बनाया, जैसे ही यहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट हुई तो उस वाइब्रेशन की वजह से डेंसिटी हाई हुई, फिर नॉर्मल हो गई डेंसिटी, फिर दूर दूर हो गए पार्टिकल, फिर दोबारा से नॉर्मल हो गई, फिर जैसे डिस्टेंस बढ़ता है फिर डेंसिटी हाई हो जाती है, क्योंकि क्या हो रहा है, एनर्जी या वाइब्रेशन का शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपकी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा इन साउंड केस। क्लियर? ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो साउंड की वेव है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है वेवलेंथ। सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम वेवलेंथ। हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना सीख लिया था, उस ग्राफ के अंदर के ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वेवलेंथ इज नथिंग बट कंप्लीट ऑसिलेशन। कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब देखो, यहाँ से लेके और दिस इज हाफ और दिस इज योर कंप्लीट ऑसिलेशन। तो जो ये हाफ वाला पार्ट है और जो नीचे वाला जो हाफ वाला पार्ट है, इनकी जो डिस्टेंस होती है ना, इसको मिला के बोलते हैं, इसकी लीनियर डिस्टेंस को बोलते हैं हम क्या, वन वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वन वेवलेंथ। क्लियर? वन वेवलेंथ। दूसरी वेवलेंथ कैसे होगी? देखो मैं एक आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये आपका दूसरी वेवलेंथ होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज द वन वेवलेंथ एंड इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस होगी, दिस लीनियर डिस्टेंस विल बी वन वेवलेंथ। इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस साइन का नाम क्या होता है? उल्टा वाई। इसका नाम होता है लैम्बडा। क्या होता है? लैम्बडा। ठीक है, नाम से मतलब नहीं है, बस याद रखना एक वेवलेंथ को वन वेवलेंथ रिप्रेजेंट बाय लैम्बडा। ठीक है, वन वेवलेंथ। क्लियर? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उल्टे वाई से। उसका नाम होता है वन वेवलेंथ मतलब लैम्बडा। क्लियर? तो इसकी लीनियर, एक कंप्लीट ऑसिलेशन की लीनियर डिस्टेंस को बोलते हैं वन वेवलेंथ। क्लियर? लीनियर डिस्टेंस को। अब हम बात करेंगे एक और नई चीज़ के बारे में, ग्राफ के अंदर से ही सीखेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एम्पलीट्यूड? इसको भी ग्राफ के अंदर ही देखते हैं। जो क्रस्ट और ट्रफ बताया था मैंने, उसको ही, जो क्रस्ट होता है उसको ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कोई बोले कि ये आवाज़ हाई एम्पलीट्यूड की है, इसका मतलब है जो ये ऑसिलेशन है वो ऊंचा चला गया है। कोई बोले कि लो एम्पलीट्यूड, इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड ये है। और मीडियम एम्पलीट्यूड मतलब ये। एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द क्रस्ट। जो आपकी क्रस्ट की जो हाइट है जितनी बढ़ेगी उतना ही आपका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। मतलब दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। समझ में आ गई? दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ में डिफरेंस समझ में आया। वेवलेंथ का मतलब होता है जो वन वेव, आप बोलोगे यहाँ पे दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, बात वही है। आप ध्यान से देखो, दिस इज 1/4, दिस इज हाफ एंड दिस इज 1/4। ऐड करोगे तो कितना बनेगा? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसकी लीनियर डिस्टेंस को क्या बोला है? लैम्बडा बोला है, और लैम्बडा इज नथिंग बट द वन वेवलेंथ। क्लियर? ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। एम्पलीट्यूड और वन वेवलेंथ के बारे में डिफरेंस पता चल गया। अब हम कुछ चीज़ें यहाँ पे देख भी लेते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया और दोबारा बताऊंगा यहाँ पे कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ इज नथिंग बट द मिनिमम डिस्टेंस, या बोल दो कि लीनियर डिस्टेंस, सीधी डिस्टेंस, इन विच द साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ। मतलब सीधी बात है कि एक ऑसिलेशन, दिस इज द ग्राफ ऑफ द साउंड वेव। तो एक ऑसिलेशन के स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की लीनियर या स्ट्रेट डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? हम वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं, एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। मतलब क्या है कि जो क्रस्ट जो होता है ना, उसका मैक्सिमम जंप कितना है? तो दिस डिस्टेंस, दिस इज द हाईएस्ट जंप, और यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलेंगे हम? एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ क्रस्ट। एक क्रस्ट की ऊंचाई कितनी हाई जंप मार रहा है एक क्रस्ट, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। नेक्स्ट होता है टाइम पीरियड। देखो, टाइम पीरियड का बेसिकली मतलब होता है कि एक कंप्लीट वेव को या एक कंप्लीट ऑसिलेशन को स्टार्ट करके ख़त्म करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे एक वेव क्रिएट हुई तो जब हमने उसका ग्राफ रिप्रेजेंट किया, तो दिस एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लेती है आपकी कोई भी वेव, जितना टाइम लगता है उस टाइम को ही हम बोलते हैं टाइम पीरियड।
तो बात समझ में आ गई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज नथिंग बट द टाइम इन विच वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड. एक ऑसिलेशन जितने टाइम में कंप्लीट होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड के अंदर किसी भी वेव के अंदर कितने ऑसिलेशन क्रिएट, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्रिएट हुए हैं उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस तरीके से कोई भी एक वेव है, तो आपने घड़ी लगाई, आपने टाइम लगाया और एक सेकंड के अंदर यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे ऑसिलेशन क्रिएट हो गए. मान लो 20 कंप्लीट ऑसिलेशन क्रिएट हुए हैं. कितनी देर में? 1 सेकंड में. तो इस वाले साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20 हर्ट्ज होगी. कितनी होगी? 20 हर्ट्ज. देखो, हर्ट्ज HZ इससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब दोबारा समझाता हूँ कि आपने घड़ी की तरफ देखा और देखा कि एक साउंड वेव की आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट की तरफ भी देख रहे हो. आपने दोनों को एनालाइज किया कि एक सेकंड के अंदर एक साउंड वेव ने कितने कंप्लीट ऑसिलेशन बनाए. मान लेते हैं 10 बनाए, 5 बनाए. तो जितने भी बनाए, कितने टाइम के अंदर? एक सेकंड के अंदर जितने भी ऑसिलेशन बने, मान लो कितने बने? 30 बने. तो इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 30 हर्ट्ज. 30 HZ से रिप्रेजेंट करेंगे इसको. एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस क्रिएट होते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. क्लियर होती है बात? नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी वेव की आप वेलोसिटी निकालो तो कैसे निकालोगे? तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन में टाइम. क्लियर होगी बात? लेकिन यहाँ पे वेव की बात हुई है तो डिस्टेंस वेव के अंदर किससे रिप्रेजेंट करते थे? डिस्टेंस को, लीनियर डिस्टेंस को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते थे, जिसको वेवलेंथ बोलते थे. अपॉन में टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल T, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. इसको कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T. तो बेसिकली जो वेलोसिटी होती है किसी भी वेव की, वो उसकी वेवलेंथ डिवाइडेड बाय उसका टाइम पीरियड से डिवाइड करने पे आपको कितनी तेजी से आपकी वेव चल रही है वो आ जाती है. तो एक फॉर्मूला आपको ये लिख लेना है. प्लीज़ पॉज द वीडियो और आप अपने नोटबुक में या जहाँ पे भी लिख रहे हो वहाँ लिख लो. वेलोसिटी अगर वेव की फॉर्म में फाइंड करनी है, वैसे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन वेव के केस में डिस्टेंस D नहीं है, लैम्बडा है. क्यों? जो डिस्टेंस होती है वो होती है दिस कंप्लीट वन ऑसिलेशन की ये लीनियर डिस्टेंस, इसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस लैम्बडा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. क्लियर? तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया. क्लियर? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको लिखना है. अब यहाँ पे हमारे पास में वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया. क्या आया वेलोसिटी का फॉर्मूला? V इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में टाइम पीरियड. क्लियर? अब हम बात करेंगे कि ये तो पहला फॉर्मूला हो गया. और कोई फॉर्मूला है क्या इस चैप्टर में? पहला फॉर्मूला है, बिल्कुल है. कौन सा फॉर्मूला है? एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है. फ्रीक्वेंसी का कौन सा फॉर्मूला? देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता था? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता था कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए. ठीक है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं कि T टाइम लिया एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए. कितना T टाइम लिया? ठीक है, और अब यहाँ पे T को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. तो T क्या है? टाइम है. तो मैं यहाँ पे T को शिफ्ट कर दूँ 1 के नीचे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 सेकंड बचेगा. यहाँ पे T सेकंड था पहले, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में T और T सेकंड. मतलब 1 सेकंड में, देखो पहले मैंने बोला कि किसी भी वेव के अंदर T टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है आपकी वेव. मुझे टाइम नहीं पता था, लेकिन मैं बोलता हूँ कि एक सेकंड में कितने करेगी? तो 1 अपॉन में T ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी. तो एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट करे उसको ही तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो इसको ही बोल देंगे F इज इक्वल टू 1 अपॉन में कैपिटल T. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी. याद रखना है, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है. स्मॉल f इज इक्वल टू 1 अपॉन में कैपिटल T. ये फॉर्मूला याद रहेगा. तो फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला आ गया आपके पास में, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी आपके पास आ गया. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना. देखो, ये डेरिवेशन याद रखो मत रखो, फॉर्मूले याद रखो. अब तीसरा एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे मॉडिफाई करूँगा. मॉडिफाई का मतलब क्रिएट करूँगा.
v इज इक्वल टू क्या है आपका, लैम्बडा अपॉन में t है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लैम्बडा इंटू 1 अपॉन में कैपिटल T लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि 1 अपॉन टी का मतलब क्या होता है, f होता है। तो क्या मैं 1 अपॉन टी को लिख सकता हूँ यहाँ पे f, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा लैम्बडा इंटू फ्रिक्वेंसी, जो कि किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे साउंड के कितने फॉर्मूलाज आ गए, 3। वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला और वेलोसिटी का सेकंड फॉर्मूला, ये तो याद रखने ही रखने हैं आपको। यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज प्लीज। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। क्या बोलता है ये फॉर्मूला कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 3 फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ तीनों फॉर्मूलाज को। वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में कैपिटल टी, और वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्बडा इंटू स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन द टाइम पीरियड। तो इस तरह इनके अलावा कोई भी फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज नहीं होगा, न्यूमेरिकल में यूज नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज ओनली। अब हम बात करेंगे जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए आपको सबको पता है कि एक मटेरियल या मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 आपके पास में मीडियम है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और गैस है, पॉज द वीडियो और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तीनों में से सबसे तेज साउंड किस मीडियम में भगेगा, चलेगा, बताओ। रोको अभी वीडियो पे पॉज मारो और नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में। नहीं लिखा मुझे पता है, पॉज करके नीचे लिखो यार। लिख दिया आपने, ओके। तो अब आप में से 90% बच्चों ने लिखा होगा गैस में। ऐसा नहीं है, देखो सॉलिड है आपके पास, लिक्विड है आपके पास और गैस है, 3 मीडियम है। तो मैं आपको बता दूं जितना डेंस मीडियम होगा, तो ये तो वाइब्रेशन है, साउंड क्या है, वाइब्रेशन। तो जितना डेंसिटी होगी मीडियम में उतनी तेजी से आपकी वाइब्रेशन मूव करेगी। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, सॉलिड में कैसे मूव कर सकता है भाई? यही तो बात है, सॉलिड के अंदर मूव करती है सबसे तेज, सॉलिड के अंदर सबसे तेज। और सबसे स्लो किसके अंदर मूव करती है? सबसे स्लो आपकी, अब आपके दिमाग में आया गैस में, नहीं, सबसे स्लो करती है लिक्विड में। ऐसा क्यों है? गैस में करनी चाहिए, आपने बोला डेंसिटी। देखो लिक्विड के अंदर लचीलापन ज़्यादा होने की वजह से जो वाइब्रेशन है वो नहीं मूव कर पाती। क्लियर? सॉलिड में लचीलापन नहीं होता और डेंस भी होता है, तो ज़्यादा मूव इसमें करती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी और ज़्यादा ट्रैवल, ज़्यादा वेलोसिटी आपकी साउंड में होगी, सॉलिड के अंदर साउंड करेगी, और सबसे धीमे लिक्विड में करेगी, गैस में। इन दोनों का बीच का याद रखना है। आप बोलोगे सॉलिड के अंदर से आवाज़ आती नहीं है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा एक एग्जांपल देके। देखो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है जिसके अंदर से आपकी साउंड क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। पहला तो ये फैक्टर है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा। दूसरा टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कैसा है आपके एनवायरनमेंट का। द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीज देन द स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीज। अगर मैं क्या करूँ, टेम्परेचर बढ़ा दूँ, क्या करूँ, टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी उतनी ही बढ़ती है। गर्मियों में आप बोल सकते हो कि आवाज़ दूर तक जाएगी, ठीक है। अगर मैं गर्मी को कम कर दूँ, ठंडक कर दूँ, तो आवाज़ नहीं जाएगी उतनी दूर तक। लेकिन 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 एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी से क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो पास पास होंगे। तो जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस की जाएगी तो वो साउंड जल्दी से जल्दी मूव कर पाएगी, जल्दी से जल्दी क्या कर पाएगी, मूव कर पाएगी। तो 3 चीज़ें हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, दूसरा आपकी नेचर ऑफ मटेरियल की, किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तीसरा आपकी ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। तो 3 चीज़ों पे आपकी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, याद रखना है। क्लियर? अब आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सॉलिड के अंदर तेजी से मूव क्यों करेगी साउंड। कभी ना लगाना नहीं है, मतलब पटरियाँ जो होती है वो किसकी होती है, सॉलिड की होती है, आयरन की होती है। तो जब ट्रेन 20, 30, 40 किलोमीटर दूर होती है तो उसकी वाइब्रेशन इस पटरियों पे आप सुन सकते हो। कभी सुनने की कोशिश मत करना, लेकिन बता रहा हूँ मैं, इट्स प्रूवन, आप सुन सकते हो, आप फील कर सकते हो, टच करके उस वाइब्रेशन को फील कर सकते हो। तो इसलिए अब 20-30 किलोमीटर से आपको किसी की आवाज़ तो नहीं आ सकती, लेकिन जो गाड़ी के चलने की जो वाइब्रेशन है, साउंड इज़ व्हाट, वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन आपको आ सकती है। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए प्रूव हुआ कि सॉलिड में सबसे तेज चलती है आपकी साउंड। एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है सोनिक बूम, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सोनिक बूम? आपने कभी ना कभी देखा होगा, एक क्या होता है, फाइटर जेट होता है,
फाइटर जेट की स्पीड कितनी होती है? हजारों में होती है। सोनिक बूम एक एक्सप्लोसिव नॉइस होती है, क्रिएट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब वो ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से क्या करे, तेज चले। तो साउंड की स्पीड कितनी होती है? तो देखो, आपने फाइटर जेट को उड़ते हुए नहीं देखा तो ऐसा लगता है, अगर देखा है तो उसकी आवाज़ भी सुनी होगी, तो आपको एक एक्सप्लोसिव नॉइस सुनाई दी होगी, और वही एक्सप्लोसिव नॉइस का नाम होता है सोनिक बूम। क्यों होती है ये एक्सप्लोसिव नॉइस? जब कोई ऑब्जेक्ट हवा के अंदर चल रहा है लेकिन उसकी आवाज़ से भी तेज स्पीड है, तो आपको एक क्या सुनाई देगी? एक एक्सप्लोसिव नॉइस सुनाई देगी। तो इसको ही बोलते हैं सोनिक बूम। याद रखना सोनिक बूम क्या होता है। अब हम बोले कि दो चीज़ें हैं आपके पास में, साउंड है एक तो, और एक लाइट है। अब आपको बताना है कि साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है कि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। फिर से पॉज करो वीडियो को, नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में कि साउंड तेज चलता है कि लाइट तेज चलती है। प्लीज़ 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 राइट इन द कमेंट सेक्शन कि साउंड तेज चलेगा कि लाइट तेज चलेगी, और रीज़न भी बताना है। जो भी नहीं लिखा आपने आंसर, मुझे फिर से पता है। इस तरीके से जब तक आप लिखोगे नई चीज़ों को, तो इससे क्या होगा, एक इंटरेक्शन नहीं बनेगा, इंटरेक्टिव नहीं बनेगा पूरा लेक्चर। अगर लेक्चर इंटरेक्टिव नहीं बनेगा तो आपको कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर नहीं होगा। आप लिखोगे, आप गलती करोगे या फिर सही करोगे, फिर आपको याद रहेगा कि यार मैंने यहाँ पे लिखा था। तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि साउंड की स्पीड तेज होती है कि लाइट की होती है। लिख दिया आपने? ओके गुड। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो नॉर्मल एट रूम टेम्परेचर 344 मीटर पर सेकंड होती है, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10 की पावर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो आप बताओ कौन तेज हुआ, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है कि स्पीड ऑफ लाइट? ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो जब बिजली चमकती है, थंडरस्टॉर्म आता है, तो आपको पहले आवाज़ सुनाई देगी बिजली की कि लाइट दिखाई देगी? तो ऑफ कोर्स लाइट तेज चलती है तो पहले लाइट दिखाई देती है, फिर आपको आवाज़ आती है कि हाँ किसी ने कहीं ना कहीं बिजली कड़की है। क्लियर? तो ये दोनों आपको स्पीड याद रखनी है, बिजली की भी मतलब लाइट की भी, और आपके साउंड की भी। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि साउंड रिफ्लेक्ट कैसे करता है। आपने कभी ना कभी तो ये फील किया होगा, जैसे पहाड़ों के आगे चले जाओ या फिर खाली कमरे में खड़े हुए हो, जब आप बोलते हो तो आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है, जिसको रिवर्बरेशन बोलते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो क्या होता है, साउंड एक वेव है। साउंड वेव होने की वजह से जब किसी भी सरफेस से टकराती है तो वो क्या करती है, सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। व्हेन साउंड वेव इज क्रिएट, तो ये किसी सरफेस से टकराएगी और उस सरफेस से टकरा के बाउंस बैक होके हमारे पास वापस आती है। आपने देखा होगा जो मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, वहाँ पे जो सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रफ रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं रफ? बिकॉज ऑफ आपकी जो साउंड की जो वेव है वो टकरा के आपको दोबारा ना आए। जितनी ज़्यादा आपकी, या आप बोल सकते हो कि शाइनिंग सरफेस होगी, उतनी ज़्यादा आपको वहाँ पे आवाज़ क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जिनको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। पहला होता है, आपने यहाँ पे देखा होगा, क्या देखा होगा, इस तरीके के स्टेज देखा होगा। उस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जब आप बोलते हो, लेट मी जूम समथिंग, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के स्टेज होता है, और जो आपके जो स्टेज पे स्पीकर रखे जाते हैं वो इस तरफ मुंह करते हुए रखे जाते हैं। मतलब किस तरफ? एक मिनट, मान लो आपने यहाँ पे एक स्पीकर रखा स्टेज पे और यहाँ पे एक स्पीकर रखा, तो जो स्पीकर का जो मुंह होगा वो स्टेज की तरफ ही होगा, बोलने वाले की तरफ ही होगा। उससे क्या होता है कि जो आवाज़ जाती है वो टकराती है, फिर लोगों को आती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन से हमें साउंड एम्पलीफाई होती है, जैसे आवाज़ जाएगी, टकराएगी और फिर आएगी लोगों के पास में। तो पहली चीज़ तो ये कि आप ऑडिटोरियम के अंदर जो साउंड के स्पीकर्स रखते हो वो दीवार की तरफ रखते हो, जिससे टकरा के सब लोगों की तरफ क्या हो, वो फैले। और यहाँ का जो डिज़ाइन है वो भी देखो ऐसा बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक स्पीकर की जैसा ही बनाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा साउंड क्या हो, लोगों तक जा पाए। क्लियर? दूसरा, जो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें चीज़ें मिलती है, वो दिल की धड़कन सुनने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप, मतलब डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर एक फिनोमिना होता है। उसके अंदर जो ये नली देख रहे हो पतली सी ब्लैक कलर की, जो दिल की धड़कने की आवाज़ है ना, वो क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन अंदर इस तरीके से टकराती हुई इस पाइप के थ्रू डॉक्टर के कानों तक जाती है। तो इसको ही बोलते हैं द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का भी हम लोगों ने फ़ायदा उठा लिया।
क्लियर। अब हम यहाँ पे एको और रिवर्बरेशन के बीच में डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले एको को समझो। एको का मतलब होता है द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड द एको। एको तो बार बार सुना होगा आपने कि एको आ रही है, आप हेलो बोलते हो तो आपको हेलो सुनाई देता है। लेकिन एक चीज़ होती है रिवर्बरेशन। देखो रिवर्बरेशन का मतलब होता है कि एक ऑफिस या फिर एक जगह पे आप बैठे हुए हो, आपने बोला हेलो, तो आपकी आवाज़ एको तो करे ही करे, साथ में अलग अलग डायरेक्शन से आए, अलग अलग डायरेक्शन से आए। मतलब एको और रिवर्बरेशन में बस इतना सा अंतर होता है, द persistence of sound in a big hall due to repeated reflection from the wall, ceiling, floor of the hall is called the reverberation। echo के अंदर क्या होता है, जो sound होता है वो reflect करके आपको आ जाता है, लेकिन reverberation में जो echo होता है वो repeated way में होता है। तो बोल सकते हो कि अगर repeated way में echo हो रहा है उसको reverberation बोलते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं यहाँ पे, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा। अल्ट्रा मतलब ज़्यादा, साउंड मतलब अल्ट्रासाउंड वेव, नाम सुना होगा, पक्का सुना होगा। तो क्या होती है अल्ट्रासाउंड वेव, ध्यान से सुनो। जो साउंड जो होती है ना, सुनो ध्यान से, हमारी जो कानों तक जो साउंड है वो हम मिनिमम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज तक। कितने तक? 20 हर्ट्ज तक हम मिनिमम साउंड की वेव इतनी फ्रिक्वेंसी की होगी तो हम सुन सकते हैं, इससे कम नहीं सुन सकते। मैक्सिमम सुन सकते हैं हम 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। क्लियर। तो अगर इस रेंज में आपको आवाज़ आएगी तो आपके कान आराम से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन अगर 20,000 से ज़्यादा अगर क्या है फ्रीक्वेंसी है आपके साउंड वेव की, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, जिसको हम सुन नहीं सकते, हमारे कान उसको सुन नहीं सकते। तो फिर वो कहाँ काम आती है? वो काम आती है आपके एप्लीकेशन होता है पहला, वो काम आती है कि आपने कोई बड़ी मशीनरी खरीदनी है और पता करना है कि ये कहीं से टूट तो नहीं रही है, तो आप अल्ट्रासाउंड को पास कराते हो उस मशीनरी से और पता चलता है अगर कोई होल है तो वो डिटेक्ट करके बता देती है कि यहाँ पे होल है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो बड़े से बड़े मेटल को भी क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती है। दूसरा, अगर हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन में जैसे स्टोन हो जाता है, जिसको पथरी बोलते हैं, उसको पता करने के लिए भी हम क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड करते हैं। और नेक्स्ट होता है आपका सोनार में यूज़ करते हैं। देखते हैं डिटेल में तीनों को। सबसे पहले हम बात करेंगे सोनार। दिस इज़ द वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ द CBSE। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है, एक जहाज है, एक बड़ा सा शिप है, उसके नीचे यहाँ पे क्या लगा होता है? एक अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने वाली मशीन लगी होती है। वो क्या करती है? वो पता करती है कि कोई नीचे से सबमरीन तो नहीं जा रही, नीचे से कोई आप बोल सकते हो आइसबर्ग तो नहीं है, छोटा सा टुकड़ा तो नहीं है किसी चट्टान का, किसी रॉक का, कि टूट ना जाए नीचे से। तो इस तरीके से यहाँ से साउंड वेव भेजी जाती हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है, जैसे इससे टकराई, और वापस वो उसको क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी। इसको ही बोलते हैं सोनार सिस्टम, जो कि किसके अंदर होता है? आपकी शिप के अंदर होता है। नेक्स्ट होता है एकोलोकेशन ऑफ द इन बैट। मतलब जो बैट, चमगादड़ आपने देखी है, वो भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती हैं, जो हमें सुनाई नहीं देती हैं। लेकिन क्या होता है, ये इस तरीके की क्या करती हैं? एक अपने आगे कवरिंग बना देती है। आपको पता है कि जो बैट होती है उसको दिखाई नहीं देता है, रात को निकलती हैं, तो आपने देखा होगा उड़ती हुई चमगादड़ अचानक आपके आगे से निकल जाती है, किसी दीवार से टकराने से पहले हट जाती है। क्यों? वो इस तरीके से अपने बॉडी के अंदर से क्या निकालती है? एक अल्ट्रासाउंड निकालती है, और अल्ट्रासाउंड टकरा के उसके कानों तक जाता है और उसे सुनाई देता है कि आगे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो वो वापस चली जाती है। हमें नहीं सुनाई देता था वो। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड का यूज़ कहाँ होता है? आपको पता है कि जो बेबी होता है उसके बारे में या इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पता करने के लिए, जिसको हम फेमस नाम से अल्ट्रासोनोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, तो उस चीज़ में भी अल्ट्रासाउंड्स का यूज़ होता है। ये जो हाथ में, डॉक्टर के हाथ में मशीन देख रहे हो, ये साउंड वेव ही प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन कितनी? मोर देन 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड वेव ही प्रोड्यूस कर रही है, जो हमारे कानों को सुनाई नहीं देगा, लेकिन ये पास होगा और डॉक्टर को इस मशीन के अंदर से क्या देगा? बेबी दिखाई देगा। ठीक है। तो इसको पहले एक इलीगल काम में भी यूज़ कर लिया जाता था कि बेबी मेल है फीमेल है, इसका पता करने के लिए भी कई डॉक्टर्स इसको यूज़ करते थे। अभी ये बैन हो चुका है। ठीक है। अब हम यह देखते हैं कि साउंड की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। पहला साउंड का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि साउंड कितनी लाउड है।
तो लाउड मतलब अगर आप एक स्पीकर पे गाना सुन रहे हो तो या तो उसकी आवाज़ कम होगी या ज़्यादा होगी। तो अगर आप उसकी आवाज़ को बढ़ाते हो तो इसका बेसिकली मतलब है आप उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हो। किसको? एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हो। ये बहुत तेज़ आवाज़, आपके कानों को फाड़ने वाली आवाज़। और जैसे ही आप वॉल्यूम को कम करते हो तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। इस तरीके से बोल सकते हो कि ये जो क्रस्ट की हाइट है वो कम हो जाती है। तो जब हम स्पीकर की आवाज़ को बढ़ाते हैं तो हम लाउडनेस को बढ़ा रहे हैं, मतलब एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं। तो लाउडनेस इज रिलेटेड टू योर एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट होता है पिच। देखो आपने पिच सुना होगा। पिच का मतलब होता है द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। मतलब अगर किसी साउंड की फ्रिक्वेंसीज क्या है, ज़्यादा हैं, इस तरीके से हैं, तो हाई पिच। अगर किसी भी साउंड की फ्रिक्वेंसीज कैसी हैं, ऐसी हैं, इस तरीके से हैं, इस तरीके से हैं, तो यह है लो पिच। दिस इज लो पिच, दिस इज हाई पिच। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो पिच हाई, और फ्रिक्वेंसी कम तो लो पिच। नेक्स्ट होता है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है कि आपको कितना अच्छे से सुनने में मज़ा आ रहा है। एक साउंड होता है जिसको नॉइज़ फील होती है कि यार चुप हो जाओ। एक साउंड होता है जिसको सुनने में मज़ा आता है। तो ये डिपेंड करता है शेप ऑफ द वेव, कि किस तरीके की साउंड वेव की शेप है। फॉर एग्जांपल अगर एक साउंड वेव है जो बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल टूटा फूटा, इस तरीके से टूटा फूटा है, तो इसको बोलेंगे नॉइज़। और एक साउंड है जो कि बिल्कुल स्मूथ है, इस तरीके से स्मूथ है, तो इसको बोलेंगे मेलोडी या फिर म्यूजिक। क्लियर? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं टोन, और एक होता है नोट। इन दोनों में कई बार डिफरेंस पूछ लिया गया है, दैट्स वाई मैंने इनको मेंशन कर दिया। द साउंड विच हैज़ द सिंगल फ्रिक्वेंसी थ्रू आउट, इसको बोलते हैं टोन। मतलब अगर फ्रिक्वेंसी सेम ही है, पूरे के पूरे साउंड में एक ही फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, उसको टोन बोलते हैं। लेकिन नोट होता है द साउंड विच मोर देन वन फ्रिक्वेंसी, मतलब कहीं पे फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे फ्रिक्वेंसी कम है, कहीं पे फ्रिक्वेंसी फिर ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं नोट। तो टोन समझ आया कि एक ऐसा हिस्सा, नोट का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे फ्रिक्वेंसीज इक्वल हों। फ्रिक्वेंसी जब चेंज होती है उसको नोट बोलते हैं। अब हमारा कान सुनता कैसे है बॉस? तो आपको मुश्किल से तीन चीज़ें याद रखनी है। देखो कौन कौन सी। एक तो पिना। पिना मतलब आपका जो बाहर का कान का हिस्सा, ये इस तरीके से बना होता है कि हम साउंड वेव को कवर कर सके इजीली। क्लियर? तो साउंड जाती है आपके इस एक्सटर्नल ईयर कैनाल में और सीधा जाके टकराती है किससे? इस ईयर ड्रम से, जिसको क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जिसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं। दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम। इससे जाके टकराएगी साउंड वेव, और फिर आपका यहाँ पे मैल्यूस होता है, और मैल्यूस क्या करता है? उस वाइब्रेशन को भेजता है किसके पास में? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है आपका कॉकलिया। किसमें? कॉकलिया के अंदर, है ना, कॉकलिया बोलते हैं इसको। कॉकलिया कुछ इस तरीके से दिखने वाला एक ऑर्गन होता है हमारे कान का। इसका काम, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। इसका काम होता है जो साउंड वेव आई उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करके आपके कॉकलियर या फिर ब्रेन के पास में जाने वाली नर्व को सेंड कर देता है, और ब्रेन को पता चलता है, ये आपका ब्रेन मान लेते हैं, फिर आपके ब्रेन को पता चलता है कि कौन सी आवाज़ आई है, किसकी आवाज़ आई है। तो बस 4 चीज़ें याद रखनी है, दोबारा से बता रहा हूँ मैं। पिन्ना आपका कान का बाहर का हिस्सा, फिर उसके बाद में ये ईयर कैनाल है जिससे साउंड वेव जाएगी, इसको ईयर ड्रम बोलते, जाके इससे टकराएगी, फिर यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा, फिर ये जो वाइब्रेशन है वो कॉकलिया के अंदर जाएगी, और कॉकलिया के अंदर फ्लूइड होता है जो कि वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करेगा, जो कि आपकी कॉकलियर नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में चली जाएगी, और ब्रेन आपको पता देगा कि क्या है, किसकी आवाज़ है, क्या नहीं है। क्लियर? तो दिस इज़ ह्यूमन ईयर एंड दिस इज़ हाउ इट फंक्शन। तो ये आपका ह्यूमन ईयर है, यहाँ से वाइब्रेशन आया और ईयर ड्रम से टकराया, और ईयर ड्रम टकराने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से ये जो आपकी वाइब्रेशन है वो कॉकलिया तक जा रही है। कॉकलिया इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के अंदर। समझ में आ गया? तो ईयर ड्रम क्या करता है? ईयर ड्रम जैसे कोई वाइब्रेशन आएगी तो ईयर ड्रम वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे कॉकलिया का अंदर का जो फ्लूइड है वो मूव करेगा, और जिस फ्रिक्वेंसी से कॉकलिया का लिक्विड मूव कर रहा है वो जो आपकी सेंसेस होती हैं वो आपके ब्रेन तक जाती हैं। बस इतना ही करना है याद, ज़्यादा भी डेप्थ में नहीं है आपके ह्यूमन ईयर। ये होता है चैप्टर ख़त्म। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, है ना, भगना नहीं है ऐसे,
प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। थैंक यू।